नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने बहुत खूब कहा है, ओरी गोरैया अंगना में फिर आ जा रे। रात को बच्चा माँ की लोरी सुन के सोता था, लेकिन सुबह उठकर गोरैया उसे नींद से उठाती थी। वो चहचहाट आज कहीं आंगन से गुम हो गई है। आज इसी पे बात होगी। आज बात होगी आखिर कहाँ विलुप्त होती जा रही है गोरैया। आखिर आज का बच्चा गोरैया के बारे में जब पूछता है कि गोरैया कैसी दिखती है, तो हमें क्यों बुरा लगता है, हम क्यों निशब्द हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गोरैया विलुप्त होती चली जा रही है और कारण है सिर्फ हम। और कदम भी हमें ही उठाना होगा प्रकृति की ओर। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राकेश खत्री जी, जो वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। और राकेश जी कई वर्षों से गोरैया संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष पाठक जी, जो पर्यावरणविद भी हैं और काफ़ी समय से स्वच्छता अभियान पर भी काम कर रहे हैं। और न केवल देश में स्वच्छता ला रहे हैं, बल्कि जो पर्यावरण है उसके लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अनुराग भारद्वाज। अनुराग अपने घर में ही गोरैया का संरक्षण कर रहे हैं कई वर्षों से, या यूँ कहिए इनका जन्म जब हुआ तो इन्होंने अपने पिता को गोरैया का संरक्षण करते हुए देखा और आज ये भी उनके नक्शे कदम पर चल गोरैया का संरक्षण कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ फिलाडेल्फिया से अमन शर्मा होंगे, जो दिल्ली से हैं और वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य रूप से उन्होंने दिल्ली में काफ़ी काम किया है पक्षियों के लिए और आज वो अपनी इस जर्नी को साझा भी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है राकेश जी, क्योंकि आप लंबे समय से कार्यरत हैं और आप युवाओं को भी इस कार्य में जोड़ रहे हैं। आपको क्या महसूस होता है, क्यों विलुप्त होती जा रही है गोरैया? क्योंकि आपने खुद इसे फेस किया है। आप पहले ऐसे घर में रहते थे जहां पर बहुत सी गोरैया नज़र आती थी, लेकिन जब आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा, आपने दिल्ली में ही शिफ्ट किया, तो आपने ये पाया कि गोरैया कहीं विलुप्त हो गई। क्या कारण आपने पाया और उसके बाद आपने क्या कुछ किया? आपके सफ़र की कहानी आप ही की ज़ुबानी। दीक्षा जी नमस्कार, और बाकी देखने वालों को भी मेरी तरफ से प्रणाम। हम लोगों ने शायद अपना दिल बंद कर लिया है। हम लोग चाहते ही नहीं कि वो चिड़िया जो हमारे साथ रहती थी, बचपन से हाउस पैरो कहा जाता था, वो हमारे घरों में रहती थी, हमें जगाती थी, हमारे घरों में घोंसला बनाती थी। हमने उसे अपने घर से अर्बनाइजेशन के चलते हुए उसे दूर कर दिया, घरों को बंद कर लिया। आपको याद होगा, आपने अगर अपने घर में घोंसला देखा होगा तो सबसे पहले पंखे के कप के अंदर देखा होगा, जो ऊपर लगा होता है। बिल्कुल। अब वो कप भी हट गया, वो पंखा सीधा छत से जुड़ गया। मेरे घर में तो पुराने वाले घर के अंदर पंखे के अंदर सबसे ज्यादा घोंसले बनाया करती थी। और जब घोंसला बन जाता था तो हमारे घर में ये एक रूल बन जाता था कि अब इस कमरे में पंखा कोई नहीं चलाएगा, और चलाया और अगर चिड़िया को चोट लग गई या कुछ हुआ तो आपके कान काट दिए जाएंगे। जब घोंसले, क्योंकि मुझे लगता है बचपन में पहले अल्फाबेट की किताब में सबसे पहले आप लोग नेस्ट देखा करते थे, एन फॉर। और मैंने तो बचपन से अपने घर में पुरानी दिल्ली में रहते थे तो खूब नेस्ट हुआ करते थे छत पे। तो हम लोग यही काम करा करते थे, स्कूल से आने के बाद छत पे भागे, वहां जाके चिड़िया को किसी तरीके से टोकरी में कैप्चर करने की कोशिश करते थे, फिर रंग लगा के उड़ाते थे, फिर मम्मी खाते थे, नीचे आके अपने कान भी खिंचवाते थे। धीरे धीरे जब वहां से शिफ्ट होके गए तो देखा कि लोगों ने अपने घरों को कंस्ट्रक्शन ऐसे करना शुरू कर दिया कि कहीं जगह नहीं छोड़ी। पेड़ों को जो लगाते थे तो उन्होंने लोकल ट्रीज की जगह ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने शुरू कर दिए। और चिड़िया तो बुशेस के अंदर घर बनाती थी। अगर आपको पुराना कनॉट प्लेस याद हो तो उसमें बहुत बुशेस होती थी जिनमें चिड़ियों के घर होते थे। पर हमने धीरे धीरे उन पेड़ों को भी लगाना बंद कर दिया जो चिड़ियों के प्रिय होते थे। तो यही एक सबसे बड़ा कारण था जो मुझे लगता है चिड़िया गायब होती चली गई। और फिर जब मन में ये आया कि अब क्या करा जाए, तो घोंसले बनाने शुरू करें, और घोंसले सबसे पहले बच्चों के साथ बनाने शुरू करें। और मुझे लगता है क्योंकि बच्चों को अगर आप शुरुआत में इस मुहिम से जोड़ देंगे और उनके मन में एक बार ये बीज आ गया कि हाँ, ये घोंसला कितना जरूरी है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो वो उसके संग जुड़ जाएंगे और उस काम को वो आगे ले जाएंगे। मुझे बहुत फक्र है इस बात का कि हमने उन बच्चों को जोड़ा, और आज 10 लाख से ज्यादा बच्चों से और बड़ों से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, घोंसले बनाते हैं। अवार्ड, ठीक है, अवार्ड मिलते रहते हैं, वो अवार्ड्स की नहीं है इतनी बात, पर वो घोंसले जो बनाते हैं और बना के जब वो फोटोग्राफ शेयर करते हैं कि देखिए आपसे घोंसला सीखा था, इसके अंदर चिड़िया आ गई, तो मुझे लगता है वही एक सक्सेस है। और वही लगता है कि चिड़िया को बचाने का सबसे बड़ा कदम था जो सार्थक हुआ। जी राकेश जी, आपको नेस्ट मैन कहा जाता है। आप
चिड़िया के लिए नेस्ट बनाते हैं, जैसा कि आपने कहा एन फॉर नेस्ट, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि हमने ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों की कि हमें चिड़िया के लिए नेस्ट बनाना पड़े? हमने चिड़िया को नेस्ट देने के लिए इतना मजबूर क्यों बनाया? या फिर हमने ऐसा क्या किया, हम इंसानों की क्या गलती हुई कि हमने कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया? ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि एक प्राकृतिक साइकिल है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो उस प्राकृतिक साइकिल को ख़राब कर रहा है, या हमारी वजह से जो वो हाउस पैरोज है जो हमारे घर के आसपास पाई जाती थी वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त होती जा रही हैं? मैंने आपको बताया कि विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण कि हमने अपने दिल को बंद कर लिया, हमने उसकी फूड चेन बंद कर दी। आपको याद होगा पहले घर की छतों के ऊपर या घर के आंगन के अंदर बाहर गेहूं को धोया जाता था, सुखाया जाता था, पापड़, बढ़िया, चिप्स ये सब घर में बनते थे, वो उसकी फूड चेन थी, वो सब पैकेट में आ गया। पैकेट फूड उसका सबसे बड़ा कारण बना। सेकंड, हमारे घरों में जो छोटी-छोटी जगह होती थी जहाँ वो घर बनाती थी, गाँव के अंदर तो अब भी वो घर बनाती है, पर शहरों के अंदर मीटर बॉक्स में बनाती थी या स्विच बोर्ड का कहीं थोड़ा-सा हिस्सा एक उसको खुला हुआ दिखाई देता था, तो उसमें घर बनाती थी। हमने धीरे-धीरे स्वच्छता की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को साफ रखने के लिए हम सेल्फिश हो गए और हमने वो सारी चीज़ें बंद कर दी। पार्कों के अंदर बेसिकली आपने देखा होगा बुशेस की एक पूरी रो होती थी, जिसमें लोग चला करते थे या घास पे घूमा करते थे। अब वो रो भी खत्म हो गई, उसकी जगह सीमेंटेड ट्रैक आ गया। कारण सबसे बड़ा यही रहा कि हमारे अपने दिल बंद हुए और हमने सोचा कि ये चिड़िया घर में आएगी तो गंदगी फैलाएगी, इससे बेहतर है कि ये बाहर ही रहे। उसको चिड़िया उड़ जो खेल हम खेला करते थे वो इसीलिए खेलते थे कि हम लोग जुड़े रहें, लेकिन वो उड़ाते-उड़ाते उसको इतना उड़ा दिया कि वो फाइनली चिड़िया उड़ी गई। बेचारी 12 फुट 10 फुट तक अपना घर बनाती थी, कहीं छोटा-सा होल दिखाई देता था, वहाँ घर बनाती थी। मेरे संग एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस हुआ जब ये घोंसले बनाने शुरू करे 2008 में, तो एक टोल प्लाजा पड़ता था जो नोएडा के पास पड़ता है। तो वहाँ मैंने देखा था बहुत चिड़िया होती थी। तो मैं एक दिन गया तो मैंने देखा छोटे-छोटे होल में जो बनाती थी उसमें से वो घास निकाल के उसकी और उसको सीमेंट से बंद कर रहे थे। तो मैंने उनको जाके कहा, "ये आप क्या कर रहे हैं?" तो उन्होंने कहा, "साहब गंदगी फैलती है।" तो खैर मैंने उनके हाई ऑफिसर से जाके बात करी, बहुत रिक्वेस्ट करी उनको 2-3 बार। जब वो नहीं माने तो फिर उनसे थोड़ा-सा बहस भी करनी पड़ी। फाइनली उन लोगों ने माना कि अच्छा ठीक है आप घोंसले लगा लीजिए। आप कभी भी निकलते हुए देख सकते हैं, वहाँ 100 से ज़्यादा घोंसले लगे हैं और सब में चिड़िया आपको दिखाई देगी। क्यों उसका घर छीने हम? वो तो हमारी ही चिड़िया थी ना, हमारे साथ रहने वाली। बचपन से उससे नानी-दादी से सबसे उसकी कहानियाँ सुनते आ रहे थे और हमने क्यों करा ऐसा? सिर्फ़ अपने ज़रा से एक उसके लिए कि ठीक है हमारे पास गंदगी ना आए, हम दूर रहें, चिड़िया को दाना ज़रूर खिला देंगे हम, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे घर में आए। हमने तो खोल रखा है अपना घर, हमारे घर में तो जहाँ मर्ज़ी चिड़िया आए, तो गाँव में हमने आज अपना भी घर लोग खोल करते हैं रखा है, लेकिन कहीं ना आप कहीं हमने देखिए उसका घर बंद जगह-जगह कर दिया, जहाँ ये भी आप उनको कहना चाह रहे हैं? थोड़ा-सा मनीष, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है हमने स्वच्छता के लिए अपने दिल के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए? देखिए जब हम गौरैया की बात करते हैं ना तो हम अलग अलग पंछियों की बात करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है ना कहीं पर प्रगतिशील समाज के अंदर आप जो एक इकोसिस्टम था उसमें मनुष्य को बिठाते चले गए और जो उसके वास्तविक रहने वाले थे वो वहां से हटते चले गए। इसके बाद हमने एक दूसरी अपने ऊपर जवाबदेही ओढ़ ली कि हम उनका संरक्षण करेंगे। तो जो ईश्वरीय और प्रकृति का काम था वो हमने कहा हम करेंगे। तो इस हम करने के कारण हमने कई बार क्या करा, उनकी परिस्थिति को समझे बिना इंटरवेंशन कर दिया। और वो भी एक बड़ा जवाबदेह रहा इन चीजों को कि आप तात्कालिक समस्या को हटाने के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट करके। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, खत्री साहब भी जानते होंगे, सारे लोग जानते होंगे। माओ जेडोंग चाइना के एक पीपल्स पार्टी वहाँ उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1957 में, और 57 में वहाँ पर फसल बहुत खराब हुई थी। तो उसके जब कारण निकाले गए तो उन्होंने गौरैया को वर्मिन घोषित कर दिया कि गौरैया भी उसका एक कारण है, और उन्होंने एक टारगेट दिया कि 1.9 बिलियन गौरैया को मारेंगे, इतनी गौरैया देश में मार दो उसको, रिवार्ड घोषित कर दिए गए। विरोध हुआ थोड़ा बहुत, चाइना तो चाइना है। आप यकीन नहीं मानेंगे 19 लाख गौरैया मार दी गई 2 महीने के अंदर। और उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ, जो हम 1959 से 62 के बीच में चाइना का एक बड़ा ग्रेट चाइनीज फैमिन कहते हैं, अकाल, इसमें 4 करोड़ से 5.5 करोड़ लोग मारे गए, क्योंकि 57 के बाद 58-59 में उससे भी ज्यादा फसल कम हुए, क्योंकि आपने गौरैया को मार दिया। गौरैया जो कीट पतंगे खाती थी वो खत्म हो गए, तो कीड़े लगने के कारण आपको फेमाइन आ गया। बिल्कुल। हम इन चीजों को, जो आपका बढ़ना लाजमी है, आप बढ़ेंगे, पॉपुलेशन होगी, अर्बन ग्रोथ होगी, लेकिन ये एग्जाम्पल हमने बताना छोड़ दिया
ये लर्निंग अपने नई जनरेशन में, एग्जिस्टिंग जनरेशन में जाती रहनी चाहिए। तो गौरैया की कहानियां जो दादी सुनाती थी, उसके साथ हमें ये कहानियां अब सुनानी पड़ेंगी कि ये ना हो तो क्या क्या होता है। और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, उनको संरक्षण करना हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में अपनी ग्रिड को कम करना है। बिल्कुल। अगर हमारी ग्रिड कम होती है ना, उनके संरक्षण के लिए प्रकृति ने सारे इंतजाम कर रखे हैं। कोरोना एग्जाम्पल है। बिल्कुल। कोरोना आया, इंसान को घर में बंद कर दिया गया, नदियां साफ होने लगी, पेड़ पौधे स्वच्छ हो गए, पंछी आने लगे, हिमालय दिखने लगा उत्तर प्रदेश से। तो आपको अपनी ग्रिड को रोकने की आवश्यकता है। और जब अपनी ग्रिड को हम रोकने की सारी काम आपको खुद के लिए करने हैं, आप खुद का संरक्षण करिए। किसी भी और का संरक्षण करने की जब हम सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पर हम फिर खिलवाड़ में लग जाते हैं। तो ये एक माइंडसेट हमें अपनाना पड़ेगा कि इस इकोलॉजी के हम एक पार्ट हैं, हमारे संरक्षण के लिए सब कुछ आवश्यक है। ये करेंगे तो जैसे खत्री साहब ने कहा, दिल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल संकुचित होता जा रहा है। और उस गिल्ट को हटाने के लिए क्योंकि हम कहते हैं क्या, हम संरक्षण कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। आप रिस्टोर नहीं कर रहे, जरूरत नहीं है, आप कुछ मत करो, अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। नेचर का अपना एक सिस्टम है। दरअसल हमें अपने ग्रीड को कम करने की जरूरत है। अगर हम अपना ग्रीड कम करेंगे तो नेचर अपने आप को खुद रिस्टोर कर सकता है। उसके लिए हम कोई नहीं होते। हमने अभी कहा कि हमारे आंगन में कहीं चिड़िया नहीं चहचहाती, लेकिन आपने तो हमेशा अपना आंगन चिड़ियों से भरपूर पाया। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई? शुरुआत सबसे बड़ा रोल एक पापा जी का रहा था इसमें। और मुझे याद है छोटे की मेमोरी, 1999 में होली के आसपास, होली मार्च के लगभग मध्य में पड़ती है, और उसी टाइम शुरुआत होती है गौरैया के बच्चे देने की। तो उस टाइम वो बसेरा ढूंढती है। होली के टाइम घरों में गुजिया और बाकी सामान प्रिपेयर हो रहा होता है। तो हमने देखा कि एक खिड़की से एक गौरैया आती है, घास लेके हमारे टाँड़ में लगाने की कोशिश करती है। तो पहला इंप्रेशन ये था कि भाई इसे भगाया जाए यहाँ से, क्योंकि शायद गिर जाए, बच्चे अच्छा नहीं रहेगा। तो पापा थे और मैं भी था उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि शायद वो अपना बसेरा ढूंढ रही है, क्यों नहीं हम लोग कुछ करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हमने उस साल एक एक्सपेरिमेंट किया था, करीब काफ़ी बड़ा, करीब 3-4 फुट के आसपास और 10-12 सेंटीमीटर के आसपास बड़ा बांस का टुकड़ा लेके आए, उसमें छोटे छोटे हमने छेद काटे। उस साल गौरैया नहीं आई थी, हमने कोशिश किया, पर अगले साल करीब उसी टाइम ही मार्च के वक्त एक बड़ा ही अच्छा आभास रहा। उसमें दाने डाले गए, उसमें गौरैया आती हुई दिखाई दी और बच्चों की आवाज़ें आने लगी। उसके साथ साथ हमने उन्हें हर दिन दाना भी देते थे, पानी भी रखते थे, उनका एक कोशिश करते थे कि वो सेफ़ महसूस करें वहाँ पे। और उन बांस को टांगा गया करीब एक सुरक्षित हाइट पे, जिस पे बिल्ली या बाकी जो उसके दुश्मन है उस पर अटैक ना कर सकें। तो एक छोटी सी पहली शुरुआत थी, जो एक्सपेरिमेंट ठीक रहा। वहाँ से शुरुआत हुई कि कैसे उन्हें बढ़ाया जा सकता है। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हम लोगों का घर था छत पे, ज़मीन नहीं थी, बगीचा नहीं था, कोई ऐसा पास में कोई बहुत बड़ा गार्डन नहीं था। छत की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। तो पापा ने क्या किया कि बड़े बड़े जो पेड़ जैसे जो कटते थे, भाई लोगों में काटने का बड़ा हो रहता है, काट दिया पेड़, सूख के फिक गया, तो उसे खींच के जैसे तैसे लेके आते थे छत पे और बांधते थे। तो छतों पे ऐसा एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट दिया गया कि चिड़िया उस पर बैठ सकें, क्योंकि चिड़िया कभी भी दीवार पे बैठना पसंद नहीं करती। उसका जो पंजे हैं वो बने हैं ऐसे पकड़ने के लिए। तो उस पर हमने ऐसे बांधा, उस पर लता चढ़ाई। तो एक तरीके से पेड़, कृत्रिम पेड़, एक ऊपर बहुत अच्छा हरियाली, साथ में गार्डनिंग करते ही थे। तो उनको खाना मिला, उनको पानी मिला, उनको एक सुरक्षा मिली, क्योंकि हमने कांटे वगैरह लगाए तो उसमें छुप के महसूस, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। अगर एकदम से कोई बाज अटैक करता है, सामने भी एक प्लॉट खाली पड़ा था, उसमें झाड़ियां थी, मतलब आपने बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ इस तरह का बना दिया कि गौरैया को ये लगने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ, सुरक्षित जगह पर हूँ और कहीं प्रकृति की गोद में हूँ। तो आपने वो प्रकृति की गोद, वो वैसा कुछ एक एनवायरनमेंट तैयार किया। ऐसा ही एक एनवायरनमेंट दिल्ली के महज 14 साल के एक लड़के ने भी किया। मतलब महज 14 साल की उम्र में उसने ये सोचा कि क्या वो ऐसा करे कि वो बदलाव ला सके। इतने छोटे से बच्चे के जहन में जब ये आया तो उसने अपनी छत पर ही हरियाली ला दी। हमारे साथ अमन जुड़े हैं, इस वक्त फिलाडेल्फिया में हैं और वहाँ से अपने सफ़र को हमारे साथ साझा करेंगे। अमन, आपसे जानना चाहेंगे आपके सफ़र की कहानी, कैसे आया जहन में कि हाँ आप कुछ अलग करें और एक कदम बढ़ाएं प्रकृति की ओर? मुझे तो बचपन से ही प्रकृति के प्रति, पशु पक्षी सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरे पेरेंट्स जब मैं छोटा होता था तो मुझे इंडिया के अलग अलग जंगल ले जाते थे।
जहाँ पर मैं टाइगर, लायन, इंडिया की हर स्पीशी मैंने देखी है। और तभी से मेरा प्रकृति के प्रति एक लगाव शुरू हो गया। और जब मैं 13 साल का था तब एक बुलबुल ने मेरी बालकनी में आके अपना घोंसला बसाया। मेरा स्कूल 8 बजे शुरू होता था, पर मैं हर सुबह 6 बजे उठ के उस बुलबुल को देखने के लिए उधर बैठ जाता था। और धीरे धीरे ऐसे बैठते बैठते मैंने बुलबुल ही नहीं 30 अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ देखी अपनी बालकनी से। जब मैं स्कूल गया, मैंने अपनी टीचर्स को इसके बारे में बताया, उनको बिलीव ही नहीं हुआ मुझ पर। तो मैं वापस घर आकर इन सारी पक्षियों की कैमरा से फ़ोटो लेने लग गया। और जब अब मैंने जाकर अपनी टीचर्स को उन पक्षियों की फ़ोटो दिखाई, वो तब भी मेरा यकीन नहीं कर रहे थे कि इतनी सुंदर, इतनी रंग बिरंगी पक्षियाँ दिल्ली में दिख सकती हैं। विदेशियों को छोड़ो, दिल्ली के खुद के नागरिकों को यही नहीं पता है कि दिल्ली में 500 से ज़्यादा तरह की पक्षियाँ पाई जाती हैं। तो बस मैं अपने बर्थडे के लिए एक बर्ड वॉक पे गया और उधर मैंने देखा कि मैं इकलौता बच्चा था और मुझसे ज़्यादा बड़ी उम्र के 50 साल के व्यक्ति थे और बाकी सब तो उनसे भी ज़्यादा उम्र के थे। और तब मुझे ये समझ आया कि आजकल बच्चों को पक्षियों से, जानवरों से लगाव ही नहीं है। हमें प्रकृति ढूंढने के लिए भारत के जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के बाहर और हमारे घर के अंदर भी प्रकृति अपना घर बसाती है, अगर हम उसे एक मौका दें। तो इसलिए मैंने कुकू अबाउट नेचर क्लब को फाउंड किया 3 और बच्चों के साथ, जिसमें हम और बाकी बच्चे दूसरे बच्चों को दिल्ली के जंगलों में बर्ड वॉक्स के लिए ले जाते थे। एंड इसी से मैंने अपना सोशल मीडिया भी चालू किया, बर्ड्स ऑफ इंडिया करके। उस पर अब मेरे पास 1,30,000 लोगों की कम्युनिटी है जो दिल्ली के बर्ड्स को देखते हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इतने सारे लोगों से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चिड़ियों की और प्रकृति की बात कर सकता हूँ। 2 ऐसे टॉपिक्स जो शायद ही हमारे नागरिक और खासकर बच्चे आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के चलते भूल चुके हैं। बिल्कुल, और यही बहुत मेरी कहानी रही है लोगों तक, आप तक हमारी चिड़ियों की कहानी पहुँचाने के लिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कहानी है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मनीष। देखिए 14 साल की उम्र में इन्होंने ये सोचा कि ना केवल ये बर्ड्स को देखें, बल्कि बर्ड्स के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें, बर्ड्स के साथ जुड़ाव महसूस करें। और माता पिता का जब सपोर्ट ऐसे बच्चों को मिलता है तो मुझे लगता है कि वो ना केवल प्रकृति की तरफ कदम बढ़ाते हैं, बल्कि वो और अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, जैसे इस उम्र में ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो और किस तरीके से हम लोग इन सिटीज़ में, डेवलपमेंट तो आ रही है, लेकिन ये सोच कैसे जागृत की जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो हम छोड़ते जा रहे हैं उस विरासत को हमें साथ लेकर चलना है, ये हम कैसे डेवलप करें? देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। हमने क्या करा है कि हमने शहरों में कैद खाने बना लिए हैं और हमारे बच्चे अपने अपने कैद खानों में कैद हैं और बाल मन बड़ा कौतूहल भरा होता है। इन्होंने चिड़ियां देखी और देखते हैं इनके मन में स्वयं से प्रेरणा आई, क्योंकि बालक का मन प्रकृति बनाती है। तो एक्सपोजर जो एक देना होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा करना। अभी आप को एक बताऊं कि एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि करके कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और उसमें से बालकों के लिए, बच्चों के लिए, जो स्कूल गोअर्स हैं उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलता है शैक्षणिक संस्थानों का। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि उनको पता तो चले प्रकृति के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है अपने इकोसिस्टम के बारे में, वो पता चले। दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली रहते हुए हमें कई खराब चीजें ऐसे लगता है कि आसपास में कुछ नहीं है। यहाँ पर गढ़ीमट्टू एक जगह है ईस्ट दिल्ली में जहाँ पर कि 1.5 एकड़ में गौरैया के लिए गौरैया ग्राम बनाया गया है। 2022 की कहानी है। और उन्होंने क्या करा कि कीड़ों की एक, जो गौरैया खाती है, गौरैया का अपना एक भोजन है जो उसे मिलना चाहिए। आप दाने देते रहेंगे तो उसकी जो नेचुरल खाने की हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। उसे कीट चाहिए उनके बच्चों के लिए, प्रोटीन के लिए। तो उन्होंने क्या करा, वो एक रेस्टोरेंट बनाया, कीटक रेस्टोरेंट। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरल हैबिटेट दे रहे हैं। आप उनको भी, जो पहले से ही आप संरक्षण के बहाने उनको भी कैद नहीं कर रहे, उनकी आदतें चेंज नहीं कर रहे हैं, गौरैया को गौरैया ही रहने दें। अब इन सारे जगहों पर जब बच्चे जाते हैं, आप उन्हें बहुत मत बताएं, उनको एक्सपोज करें। आप देखो, सिर्फ देखने से ही काफी कुछ सीख जाते हैं। मैं अभी अनुराग जी से बात कर रहा था कि आपने जो इतना काम किया है ना, इसको बताने की आवश्यकता है। और ये बहुत अच्छा दीक्षा जी आप कर रही हैं कि ऐसे लोग, यंग बच्चे जब बताते हैं तो लोगों को लगता है ये तो सामान्य सहज प्रक्रिया है। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये अच्छी चीज है, लोग करते हैं, हम उनको कैद कर रहे हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमें करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा तो छोड़ो। और सही कहा इन्होंने, हमारे घर के अंदर और बाहर और पड़ोस में प्रकृति है, पर्यावरण है।
बिल्कुल। हम जालियां लगा करके सफाई के नाम पर, खत्री जी ने भी कहा, उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो अपने कैद से हम अपने आप को मुक्त करें, अपने बच्चों को थोड़ा मुक्त करें। पर्यावरण और प्रकृति के जादू हर जगह पर है, चाहे कितना भी पॉल्यूशन हो, वहां पर भी एक इकोलॉजी है। आप वो देखने लगो, आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा और उसी के साथ आपको फिर उससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाएगी। बिल्कुल। उसके आगे कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप स्वप्रेरणा से कुछ ना कुछ करने लगते हैं। बिल्कुल। अनुराग, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं। आप जिस तरीके से गोरैया के लिए कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, और हमें भी अपने घर में कुछ ऐसे कदम ज़रूर उठाने चाहिए कि उसे वो प्राकृतिक एनवायरनमेंट मिले। तो मैं चाहूँगी ज़रूर आप एक सजेशन, एक सलाह हमारे दर्शकों को ज़रूर दें कि वो क्या कर सकते हैं कि गोरैया उनके घर भी आए। जी, जैसे गोरैया अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो करीब 80 से 85% जो उनकी असली जनसंख्या थी उसके हिसाब से विलुप्त हो चुकी हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो सबसे पहले शुरुआत ऐसी होती है कि अगर हम जाना चाहते हैं उस दिशा में कि कैसे बचाया जाए, तो क्या आपके पास बड़ा आंगन होना चाहिए? क्या आपके पास बड़ा बजट होना चाहिए घोंसले के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जैसे जो घोंसला बनाते थे, हम लोग जैसे आज की डेट में अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, हम लोग शैम्पू मंगाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, डिब्बा इतनी स्पीड से फेंकते हैं जिसका हमें भी आइडिया नहीं है, वो अगले दिन कूड़े के डिब्बे में होता है। उस डिब्बे को जो कि कूड़े में जा रहा था, किसी का घर बन सकता था। सिंपल, आपको उसमें कोई बजट नहीं लगाना है, वो मात्र 1 रुपए की लागत आएगी उसमें बस छोटा आपको एक होल काटना है 1 इंच के आसपास का, और उसे तार से लेके बांध देना है उचित हाइट पे। और वो घास और कुशा वो खुद लेकर आएगी, घास वगैरह लेके आएगी। पर हमने क्योंकि फसलों की जगह तो अपार्टमेंट्स आ गए हैं, नदियों की जगह नाले आ गए हैं, तो हमें पानी भी देना उनकी जिम्मेदारी है। और घास के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, दूब घास या जैसा या नारियल के छिलके एक फैला के रख देते हैं कि कम से कम वो वहीं पे ही जाके लगा ले। गर्मी में वैसी गर्मी बहुत ज्यादा है, पेड़ है नहीं, आश्रय है नहीं, बहुत दूर जाती हैं तो लू लगने का या गर्मी में लगने का डर रहता है एनसीआर जैसे एरिया में। तो वहां से आके घोंसले में वो अपना बसेरा बना सकती हैं। और थोड़ा धैर्य रखना होगा। केवल घोंसला में लगा लूं और मैं 1 महीने में इंतजार करूं कि बच्चे हो जाएंगे उसमें, ऐसा नहीं है। आपको दाना, पानी, संरक्षण, झाड़ी, थोड़ा उस टाइम को टाइम लेता है। प्रकृति का जो दिमाग है वो चलता है, पर धीरे धीरे इवोल्यूशन या जो पैटर्न चेंजेस जो बिहेवियरल है होता है धीरे। तो जरूरी है कि आपको आगे आना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ बजट चाहिए। आप अपने हर एक कोने में, जिस भी आप कोने में हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी फ़ोन आते हैं कि कैसे किया जा सकता है, या बच्चे हैं उन्हें क्या खिलाना है। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं, और ज़रूरी है कि ये बात हर नागरिक तक पहुंचे। बिल्कुल, क्योंकि हम प्रकृति का भाग हैं और एक प्रकृति की ओर कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है। राकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आप तो लगातार युवाओं को प्रेरित करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करते हैं, तो आप क्या इस वक्त बताना चाहेंगे सबसे, कैसे हम गोरैया की वापसी करवा सकते हैं? कैसे हम वापस उस पक्षी को, जो हमारा सबसे प्रिय पक्षी था, उसे वापस ला सकते हैं? आपने तो कई कोशिशें की हैं, कई कदम भी बढ़ाए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों करीबन 4 साल से एक नई प्रैक्टिस शुरू करी कि बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि बसंत पंचमी के बाद जब वो अपना घोंसला बनाने के लिए सामान ढूंढते हैं, तो छतों के ऊपर, पार्कों के कॉर्नर्स के अंदर कुछ पुरानी टूटी हुई डंडियां, कुछ रुई, कुछ धागे, ऐसा सामान रखें जो पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। तो वो बच्चे बहुत मेहनत से हमारे साथ कर रहे हैं, और वो पार्कों में, छतों पे, अलग अलग जगह, या जो मुंडेर बनी होती है उसके ऊपर वो सामान रख देते हैं। और हमने देखा कि जैसे ही घोंसला बनाने का टाइम शुरू होता है, पक्षियों को आवाज होता है साल यहाँ से कुछ लिया था, तो वहीं पहुंचते हैं और वहां से वो सामान ले जाते हैं उठा के। आपको जो ये बर्ड हाउस दिखाई दे रहा है, ये बर्ड हाउस बेसिकली टेट्रा पैक के डिब्बों से बनाते हैं हम लोग। उनको गला के उसकी पूरी लकड़ी बनाई जाती है उससे। और ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है, ये जूट की डंडियों से बना हुआ है। जूट का रेशा है उसके अंदर, और बेत की छोटी छोटी डंडियां हैं, उनसे बनाना है। और ये सारे बच्चे 25 मिनट के अंदर ये घोंसला बना लेते हैं। तो हम सिर्फ बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप एक बार अपने मन से, अपने प्यार से एक घोंसला लगाइए जरूर लाइफ के अंदर। जब वो अडॉप्ट हो जाएगा तो आपको तो खुशी मिलेगी मिलेगी, उस चिड़िया को कितनी संतुष्टि मिलेगी। और साल में 3 बार उसके अंदर अलग अलग चिड़िया अपना प्रजनन करेंगी और वो बच्चे बाहर आएंगे। तो मुझे लगता है उनको तो, बच्चों को तो मैं ऐसे ही जगा पाता हूँ। मैं और ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाता, मैं सिर्फ उनको सिखाता हूँ और उनसे कहता हूँ उसको लगाइए और देखिए, जब उसमें चिड़िया आ जाए तो एक बार हमें बताइए जरूर कि उसके अंदर चिड़िया आ गई। और वो तादाद बढ़ती ही चली वाकई जा रही है। काबिले तारीफ काम कर रहे हैं आप, कि आप बच्चों को आज गोरैया के साथ जोड़ रहे हैं, वो जुड़ाव एक बार फिर ला रहे हैं प्रकृति के साथ। आप बच्चों को जोड़कर जो भविष्य है उसके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ अमन भी जुड़े हैं। अमन, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया।
आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्योंकि सिटीज़ में जहां हम सिटी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, हम क्या करें, किस तरीके से हम गौरैया की वापसी कर सकते हैं, किस तरीके से हम फिर से आंगन में गौरैया को देख सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे आसान चीज़ जो हर दर्शक कर सकता है जो अभी ये शो देख रहा है, अपने बालकनी को, अपने गार्डन को, अपने टेरेस को एक अर्बन जंगल बनाइए। हाँ। मैंने ऐसा किया है अपने टेरेस, अपने गार्डन के साथ, जहाँ पर मेरे पास अब 500 से ज़्यादा तरह के प्लांट्स और ट्रीज़ हैं, और यही ट्रीज़ 100 से ज़्यादा पक्षियों को मेरे घर, हाँ जी, दिल्ली में मेरे घर बुलाते हैं। और ये सब करके आप सिर्फ पक्षियों की ही मदद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब इससे मुझे साफ़ हवा मिलती है, इससे मुझे खाना मिलता है, क्योंकि मैं गार्डनिंग करके खुद के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगा पाता हूँ, और इससे आसपास के पूरे वातावरण में ज़्यादा सफाई फैलती है। आप बीज और बटरफ्लाइज को भी सपोर्ट करते हैं। एक छोटा सा स्टेप लेके अर्बन माली बन के आप अपने घर में और अपने पूरे नेबरहुड में हरियाली फैला सकते हैं। गौरैया को वापस लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पशु पक्षी और आदमी का जो संबंध है वो बहुत जुड़ा हुआ है, और हमारे भारतीय संस्कृति में, संस्कार में हमेशा जानवरों को बहुत प्यार से और लगाव से ट्रीट करने के लिए बताया गया है। पर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, वैसे वैसे हमने अपने पशु पक्षियों को कहीं पे पीछे छोड़ दिया है, और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम ये कोशिश कर सकते हैं कि सिटीज़ में, शहरों में, गांव में भी जो प्रकृति है वो जिंदा रहे और ज़बरदस्त रहे। बिल्कुल, बहुत कोशिश कर सकते हैं हम कि हमारे घर में फिर से गौरैया आए। लास्ट रिमार्क्स में ज़रूर लेना चाहूँगी, लेकिन मनीष जी, आप तो काफ़ी समय से न केवल स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेह लद्दाख जैसी जगह पर भी आपने काफ़ी रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बदलाव लाने की एक जो बयार है वो शुरू हो चुकी है। गौरैया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस शहर में हम वो सुकून फिर से कैसे पाएं, गौरैया को वापस कैसे लाएं? देखिए, हमारे यहाँ जो पुराने घर होते थे ना, उसमें झरोखे होते थे, हाँ। रोशनदान होते थे। हाँ। रोशनदान बाहर की रोशनी अंदर लाते थे, झरोखे से हम बाहर की हवा स्वच्छ पाते थे। हमने वो झरोखे बंद किया, और उन झरोखों को बंद करने का नतीजा क्या हुआ कि हमारे मन के झरोखे भी बंद हो गए, और हम अपने जब झरोखे बंद कर देते हैं तो हम खुद की ही दुनिया में कैद हो जाते हैं। उससे निकलकर बाहर देखने की जरूरत है हमें। उससे निकलकर बाहर देखेंगे, और अपने आसपास इतना अच्छा, छोटे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हें काम करने दें। और जो कहा ना, एक सिम्बायोटिक रिलेशन, गौरैया अगर जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, बहुत कुछ उसके साथ जाएगा, और आएगी तो अकेली नहीं आएगी, बहुत कुछ उसके साथ आएगा। एक छोटा सा रिमार्क इस पे चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या हम इन्हें डिपेंडेंट बनाते चले जा रहे हैं? क्योंकि गौरैया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं वो कार्निवोरस है, लेकिन हम उसे दाना डालकर कहीं ना कहीं उसका जो मूल वो है स्वभाव, उसको बदल रहे हैं, उसे अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं एक बताना चाह रहा था आपको। हम ये करते हैं कि हम नेस्ट बनाएं, कई बार गिल्ट के कारण कर लेते हैं, कई बार अति उत्साह में करते हैं। किसी भी जीव का अपना जीने का एक प्रकृति ने उसे तरीका दिया है, उसके खाने का एक साइकिल है, और उसी के अनुसार गौरैया 10,000 साल से उसका हमारे से रिलेशनशिप है, घरों के पास ही रह सकती है। तो आप उसकी खाने की हैबिट को चेंज ना करें, आप उसके रहने की हैबिट को चेंज ना करें। बहुत अच्छा कहा आपने, सामग्री बिखेर दें, जैसे इन्होंने कहा कि अब मिलते नहीं है, खेत तो है नहीं, लेकिन उसको पूरी तरह से डिपेंडेंट ना बनाएं, क्योंकि फिर वो अपनी गौरैया नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो उसको जो उसके है उसे नेचुरल मूल, हैबिटेट बिल्कुल के आसपास की चीजें कर दें, और आप सिर्फ दर्शक बनकर देखें। बिल्कुल, दर्शक बनकर देखें, प्रकृति का आनंद ले, गौरैया भी वापस आएगी और आप प्रकृति का आनंद भी ले पाएंगे। बहरहाल, इस विशेष कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल हुए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमन आपका कि आपने इतनी सुबह सुबह के वक्त, लगभग 4-5 का वक्त होगा, वहाँ आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और साथ ही आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए और आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप एक कदम बढ़ाएं प्रकृति की ओर, आपके आंगन में फिर आएगी गौरैया। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।